का आंकड़ा जो है वो ईरान में ज्यादा है, इजराइल में कम है। अगर ताकत के लिहाज से देखूं तो कहीं इजराइल आगे नजर आता है, कहीं ईरान आगे नजर आता है। अगर ये टकराव और ज्यादा बढ़ता है, और चूंकि अब तो खुलकर देश भी साथ में आ रहे हैं मयंक जी, अगर ये देश साथ में मिलते हैं तो क्या प्रॉक्सी वॉर में ये तब्दील हो जाएगा, और क्या इसमें तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई पड़ रही है क्या? अंजू जी, आप ध्यान करें, जब इजराइल ने अपना काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया था तो हमने सुने थे पहले धमाके बगदाद एयरपोर्ट के पास में। बगदाद एयरपोर्ट के पास में इराक में अमेरिकी दूतावास और उनके कर्मचारी जो हैं वहाँ पर उस इलाके में रहते हैं। उसके बाद में अमेरिका की वार्निंग आई थी कि अगर हमारे नागरिक या हमारे एसेट्स को आपने कोई भी नुकसान पहुँचाया तो हम फुल फोर्स के साथ में आप पर अटैक करेंगे। लेकिन ये चीज़ जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। मेरे सूत्र ये भी बताते हैं कि एक अमेरिकन कंसुलेट के एनेक्सी की बिल्डिंग जो है उसको क्षतिग्रस्त किया गया है। इराकी हो सकता है, उनके नॉन स्टेट एक्टर्स हों या ईरानी रेगुलर्स हों, लेकिन ये काम चल रहा है और कहीं ना कहीं अमेरिका इसकी चपेट में आने के बहुत करीब आ चुका है। इजरायल को सीधे तौर पर ट्रंप ने साथ देने की बात कह दी। इधर ईरान के खुलकर सपोर्ट में चीन आ रहा है और अलग अलग देशों का अब ईरान के या फिर इजरायल के साथ में आना ये स्थिति को और ज्यादा भयानक बना रहा है। मंजू जी, इससे पहले आप रूस यूक्रेन को देख लें या फिर इजरायल जो गाजा में भारी तबाही मचा रहा है, दिखा रहा है, अगर युद्ध छिड़ते हैं तो फिर सालों साल चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि युद्ध छिड़ा और फिर रुक गया। ईरान और इजरायल भी क्या इतनी दूर तक जाएगा, ऐसा अंदेशा जताएं क्या? इस वक्त जो हालात हैं बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि ये काफ़ी लंबा चलेगा। कितना टाइम चलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली मुझे लग नहीं रहा कि ये जल्दी होगा ख़त्म, क्योंकि दोनों साइड्स जो है उनका मानना है कि जब तक हमारी जीत नहीं होती, जैसे संदीप जी ने भी कहा कि हम इट्स फाइट टू द फिनिश, तो उस किस्म का अगर एटीट्यूड लेके चलेंगे तो इसका कोई जल्दी मुझे लगता है कोई निर्णय आने नहीं वाला है और ये लड़ाई आगे चलती जाएगी, क्योंकि दोनों के पास काफ़ी ताकत है, दोनों साइड्स को के पास आर्सेनल है, एम्यूनिशन है, सब कुछ है, और ये एक दूसरे को जो दूसरे प्लेयर्स हैं, सुपर पावर्स हैं, वो भी इनके पीछे खड़े हैं, दोनों साइड्स के, इजराइल के पीछे भी और ईरान के पीछे भी। तो वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा उनको सपोर्ट के थ्रू थोड़ा इंकरेज कर रहे हैं कि चलिए आप करते जाइए, क्योंकि इनके काफ़ी मकसद हैं। एक है वहाँ पे रीअलाइन करना सारी चीज़ें, वहाँ का रेजीम चेंज करना, और ये सब जो उनकी मंशा है, सुपर पावर्स जो पीछे खड़े हैं, वो भी जो चाहते हैं, जब तक वो नहीं अचीव होगा और आपस में जो उनकी आपस में जो इश्यूज हैं जब तक वो रिजॉल्व नहीं होती हैं, इजराइल चाहता है कि ईरान खत्म हो और ईरान चाहता है कि इजराइल खत्म हो, तो ये मुझे नहीं लग रहा कि ये बहुत जल्दी कोई भी इसका समाधान निकलने वाला है। ये लंबी जरूर चलेगी इस वक्त जो हालात। रूस यूक्रेन के युद्ध को लेकर लग रहा था और एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे 3 दिन नहीं टिकेगा यूक्रेन, और फिर 3 दिन क्या, 3 महीने क्या, 3 साल से ऊपर टिका हुआ है। डॉक्टर संदीप, बहुत हद तक डिपेंड करता है दो देशों के बीच में युद्ध की स्थिति में कौन से देश को कौन सा देश सपोर्ट कर रहा है। देखिए, बहुत अहम सवाल आपने किया है और इस सवाल का जवाब मुझे याद है 7 अक्टूबर 2023 को जब ये अटैक हुआ था इजराइल पर, और उस समय ये कहा गया था कि इजराइल अब हमास को मात्र 2 दिन में 3 दिन में ख़त्म कर देगा। या ऐसे ही जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था तो हम सब चर्चा कर रहे थे कि रशिया यूक्रेन को मात्र 1 सप्ताह में ख़त्म कर देगा। ये एक गलत फहमी है आज के इस हाइब्रिड वॉरफेयर के टाइम में किसी भी राष्ट्र को, जिसको ये लगता है कि मेरे पास मिसाइलें बहुत अच्छा है, मेरे पास एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है और हम जाके तबाह कर देंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि आज का जो दौर है, इस दौर में ये हाइब्रिड वॉरफेयर का दौर है। ये डिजिटल, पूरी तरह से डिजिटल वर्ल्ड बन चुका है, डिजिटल सोसाइटी बन चुकी है, और ताकत का जो एहसास है वो सिर्फ मिसाइलों से नहीं होता है, सिर्फ आपके एयर डिफेंस सिस्टम से नहीं होता है, डिप्लोमेसी भी कोई ताकत होती है। और जिस तरीके से चाहे वो इजराइल हो या ईरान हो, दोनों के पास जिस तरीके से इंसर्किलमेंट हो रहा है दुनिया के ताकतों का, मुझे लगता है कि ये जो है बहुत लंबा, ऐसा नहीं कि और ज्यादा भड़केगा और उससे बाकी देश भी प्रभावित होंगे। कर्नल चौबे, प्रभावित होने में भारत का नंबर भी तो आएगा। देखिए, भारत पर डिप्लोमेटिक थोड़ी बहुत आंच आ सकती है, पर फिजिकल क्षति जो है वो मुझे होती दिखती नहीं है। भारत अपनी पूरी डिप्लोमेटिक माइट को लगाएगा इस युद्ध में बैलेंस करने के लिए, क्योंकि भारत के संबंध इजराइल से भी हैं और ईरान से भी हैं।
तो इस समय ये हमारी डिप्लोमेसी का एक ऐसे टेस्ट होगा कि हम किस प्रकार से अपने आप को बैलेंस करके चलते हैं और दोनों देशों के साथ संबंध जो है वो मेंटेन करके, बैलेंस करके, मधुर बना के चल पाते हैं, क्योंकि आगे भी हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है डॉक्टर इब्राहिम, आपका एंड कमेंट, क्योंकि इसराइल से आप हैं और चिंताएं वाकई हैं इसराइल को लेकर, क्योंकि मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और हमला लगातार ईरान कर रहा है। देखिएगा, हमें कोई चिंता नहीं है, ना हमें कोई डर है। और हम तो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे 90% पॉपुलेशन जो मुसलमानों की है, हमारी सिर्फ 10 to 15% यहूदी लोग रहते हैं वहाँ पे। हमें कोई डर नहीं है, ना कोई, और कोई एक कॉमन इजरायली को कोई डर नहीं है। अब देखिएगा, हम अपनी ये बात करते हैं कि इजराइल ईरान को ख़त्म नहीं करना चाहता है। इजराइल कितने भी मुस्लिम अरब देश हैं जहाँ इजराइल तक सबको ख़त्म करेंगे? नहीं, जो इजराइल को ख़त्म करने का प्लान करेगा या ख़त्म करने की कोशिश, बहुत कोशिश हो रही है ईरान की तरफ से, हूती, हिजबुल्लाह और ये सारी टेंटिकल्स जो है ना, सब इजराइल को ख़त्म, तो इसमें इजराइल फिर इसका एक्शन लेता है। जैसा कि हमने कल कह दिया था कि राइज एंड किल फर्स्ट, आप अपने दुश्मन को पहचानिए और उससे दुश्मन आपको पहले अटैक करे, उसको न्यूट्रलाइज करे। ये हमारा बड़ी बात है। लेकिन इजराइल से होने के बावजूद आप कह रहे हैं कि ये तो युद्ध पहले छिड़ जाना चाहिए था और किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि हम भारत से बिलोंग करते हैं, यही कहेंगे कि आज का युग युद्ध का नहीं है। ये जो हालात हैं भी युद्ध के शांत होने चाहिए, लेकिन आसार ऐसे नजर नहीं आ रहे। ये सभी एक्सपर्ट्स का अनुमान भी है। कर्नल चौबे, डॉक्टर संदीप, मंजू सेठ जी, डॉक्टर इब्राहिम, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। आगे बढ़ते हुए जो अगली बड़ी खबर मिल रही है वो महाराष्ट्र से मिल रही है। महाराष्ट्र के